जब हम पहाड़ों का नाम सुनते हैं तो हिमालय या एल्प्स याद आते हैं। पर क्या आप जानते हो कि भारत में एक ऐसी पहाड़ी है जो दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। आज हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की, जो सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि भारत की जिंदगी का हिस्सा है। जब हम भारत में पहाड़ों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, हिमालय। हाँ, विशाल बर्फ से ढका हिमालय, उसकी ऊंचाई, उसकी शान। लेकिन सोचिए, अगर भारत में एक ऐसी पर्वत श्रृंखला हो जो हिमालय के सामने, मतलब दादाजी की उम्र की हो। हाँ, बिल्कुल। इतनी पुरानी कि जब ये बनी थी तब हिमालय का तो कोई आइडिया भी नहीं था। आज हम ऐसी ही छुपी हुई कहानी पर बात करने वाले हैं, अरावली। हमारे पास जो जानकारी है वो इसे सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि उत्तर भारत की लाइफलाइन बताती है। तो चलिए आज इस जानकारी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक कैसे है, ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है और आज ये अपने अस्तित्व की लड़ाई क्यों लड़ रही है। और ये लड़ाई समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अरावली की कहानी सिर्फ भूगोल की नहीं है। ये इतिहास, पर्यावरण और हमारे भविष्य की कहानी है। एक खामोश गवाह की तरह। हाँ, एक ऐसा खामोश गवाह जिसने धरती को बदलते देखा है और अब करोड़ों साल बाद शायद पहली बार इसे इंसानों से खतरा महसूस हो रहा है। चलिए तो फिर इस गवाह की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। और इसकी उम्र वाला जो फैक्ट है वो तो दिमाग हिला देने वाला है। एक मिनट, यहाँ लिखा है कि अरावली लगभग 1500 से 2500 करोड़ साल पुरानी है। हाँ, 1.5 से 2.5 बिलियन साल। मतलब ये तो धरती की उम्र का लगभग आधा हिस्सा है। जब डायनासोर भी नहीं थे तब ये पहाड़ वहां खड़ा था। ये संख्याएं कल्पना से परे हैं। जब धरती की प्लेटें पहली बार एक दूसरे से टकराई थी, ये उन शुरुआती हलचलों का नतीजा है। ये सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंजेस में से एक है। इसने पृथ्वी पर जीवन को पनपते हुए देखा है। एक मिनट, यहीं पर एक सवाल दिमाग में आता है। अगर ये हिमालय से इतनी पुरानी और महान है तो आज ये इतनी शांत और नीची क्यों दिखती है? इसे तो दुनिया में सबसे ऊंचा होना चाहिए था, है ना? होना तो उल्टा चाहिए था। बिल्कुल सही सवाल है, और यही तो इसकी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। इसका आज शांत और साधारण दिखना ही इसके असाधारण होने का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, इसने करोड़ों साल की हवा, बारिश, धूप और सर्दी को झेला है। हर दिन लाखों सालों तक प्रकृति की ताकतों ने इसे तराशा है, इसे घिसा है, जिसे हम कटाव या इरोजन कहते हैं। बिल्कुल। इसका नीचा होना इसकी हार नहीं बल्कि अरबों साल तक टिके रहने का एक मेडल है। हिमालय तो इसके सामने एक बच्चा है जो अभी अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है। वाह, मतलब इसकी शांति और इसका फैलाव इसकी कमजोरी नहीं बल्कि इसके प्राचीन होने और इसकी सहनशीलता का सबूत है। ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है। सही। तो इसका मतलब इसका असली महत्व इसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि इसके फैलाव में है। और ये फैला भी तो कितना है, गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर पूरे राजस्थान को पार करके हरियाणा से होते हुए सीधे दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर। सिर्फ जमीन पर फैली एक लकीर नहीं है, ये एक सिस्टम है जो पूरे उत्तर पश्चिम भारत के मौसम, पानी और जीवन को कंट्रोल करता है। ये शब्द तो काफी दमदार लगता है। तो ये ढाल हमें बचाती किससे? ये हमें रेगिस्तान से बचाती है। थार का रेगिस्तान? हाँ, थार का रेगिस्तान। अगर आप भारत का नक्शा देखें तो अरावली एक दीवार की तरह थार रेगिस्तान और गंगा के हरे भरे मैदानों के बीच खड़ी है। अगर ये दीवार 1 इंच भी खिसक जाए या कहूँ कि गायब हो जाए तो क्या होगा? तो नजारा काफी डरावना होगा। मतलब दिल्ली में रेत के टीले, इंडिया गेट के पास ऊंट चल रहे होंगे। ये तो किसी फिल्म जैसा लगता है। हाँ, ये मजाक नहीं है, ये एक वास्तविक भौगोलिक संभावना है। अरावली की वजह से ही रेगिस्तान की गर्म और सूखी हवाएं और रेत पूर्व की तरफ नहीं आ पाती। अच्छा, ये एक तरह से पूरे उत्तर भारत का एक नॉन स्टॉप 24/7 काम करने वाला एयर फिल्टर और बाउंसर है, जो धूल और रेगिस्तान को कहता है, सॉरी, आपकी एंट्री यहाँ नहीं हो सकती। ये तो कमाल की बात है। लेकिन मैंने सुना है कि ये बारिश लाने में भी मदद करती है। ये कैसे होता है? हाँ, इसका दूसरा बड़ा काम मौसम बनाना है। जब मॉनसून की हवाएं अरब सागर से नमी लेकर उत्तर की ओर बढ़ती हैं, तो अरावली उनके रास्ते में एक
एक रुकावट की तरह खड़ी हो जाती है। ओके। ये इन नमी से भरी हवाओं को ऊपर उठने पर मजबूर करती है। जैसे ही हवाएं ऊपर उठती हैं, वे ठंडी हो जाती हैं और अपनी नमी को बारिश के रूप में गिरा देती है। और इसी वजह से राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश होती है। बिल्कुल, अगर अरावली न होती तो ये हवाएं बिना बरसे सीधी निकल जाती और ये इलाके और भी ज्यादा सूखे और बंजर होते। तो ये रेगिस्तान को भी रोकती है और पानी भी लाती है। सच में एक लाइफलाइन है। और जहाँ पानी होता है वहाँ नदियाँ होती हैं। बनास, लूनी, साबरमती, ये सब बड़ी नदियाँ यहीं से निकलती हैं। और लाखों लोग खेती और पीने के पानी के लिए इन्हीं नदियों पर निर्भर है। सही बात है। बिल्कुल। और सिर्फ नदियाँ ही नहीं, जमीन के नीचे का पानी, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, उसे रिचार्ज करने में भी अरावली के जंगल और इसकी चट्टानी संरचना बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ये एक विशाल स्पंज की तरह काम करती है, जो बारिश के पानी को सोख कर धीरे धीरे जमीन में छोड़ती है। एग्जैक्टली। जंगल, हाँ, ये पहलू भी बहुत दिलचस्प है। आज जब हम दिल्ली गुड़गांव से इसे देखते हैं तो ये अक्सर सूखी और पथरीली दिखती है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ बताया गया है कि एक जमाने में यहाँ घने जंगल हुआ करते थे, इतने घने कि यहाँ चीते, तेंदुए, भेड़िए और हजारों तरह के जानवर आराम से रहते थे। हाँ, ये एक पूरा इकोसिस्टम, एक पारिस्थितिकी तंत्र है। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, आज भी ये कई दुर्लभ प्रजातियों का घर है। अच्छा। हाँ, यहाँ ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं जो और कहीं नहीं पाए जाते। ये दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर जैसे कंक्रीट के जंगलों के लिए फेफड़ों की तरह काम करती है, प्रदूषण को सोखती है और हवा को साफ करती है। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत गंभीर और चिंताजनक मोड़ लेती है। हाँ, और ये मोड़ काफी तेज है। जो अरावली करोड़ों सालों से प्रकृति के हर वार को झेल गई, वो अब इंसान के लालच के आगे हारती हुई दिख रही है। यहाँ खतरों की एक पूरी लिस्ट है और इसमें 3 बातें सबसे बड़ी हैं। पहला, अवैध खनन। अवैध खनन, हाँ, यानी इल्लीगल माइनिंग। ये अरावली के लिए आप कह सकती हैं कि एक कैंसर की तरह है। कैंसर? पत्थर, बजरी और खनिजों के लिए पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जा रहा है, उन्हें अंदर से खोखला किया जा रहा है। राजस्थान में कई जगहों पर तो पूरी की पूरी पहाड़ियां ही गायब हो गई हैं। क्या? हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दशकों में अरावली की 100 से ज्यादा छोटी बड़ी पहाड़ियां खनन की वजह से नक्शे से ही मिट चुकी हैं। 100 से ज्यादा पहाड़ियां गायब? ये तो सुनने में भी भयानक लगता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि रेगिस्तान को रोकने वाली दीवार में हमने खुद ही बड़े बड़े छेद कर दिए। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा खतरा है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, डिफॉरेस्टेशन। हाँ, जो जंगल पानी को रोकते थे, मिट्टी को बांध कर रखते थे, उन्हें रियल एस्टेट और लकड़ी के लिए काटा जा रहा है। इसका नतीजा ये है कि थोड़ी सी बारिश में ही मिट्टी बह जाती है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ता है और जमीन बंजर हो जाती है। और यहाँ एक खास किस्म के गिद्धों का जिक्र है। हाँ, वो जो अरावली की चट्टानों पर अपना घोंसला बनाते थे, लेकिन जंगल कम होने और उनके रहने की जगह छिन जाने से उनकी आबादी 90% तक कम हो गई है। 90%? और तीसरा खतरा जो शायद इन दोनों से भी बड़ा है, बढ़ता शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। फार्म हाउसेस, रिजॉर्ट्स, नई कॉलोनियां। ऐसा लगता है जैसे शहर धीरे धीरे इस पहाड़ को निगलते जा रहे हैं। हम इसके प्राकृतिक गलियारों को बंद कर रहे हैं। हाँ, तभी तो हम आजकल खबरों में सुनते हैं कि तेंदुआ शहर में घुस आया। वो हमारे घर नहीं आया, हमने उसका घर छीन लिया है। सही कहा। इन तीनों खतरों का मिला जुला असर बहुत विनाशकारी है। जो पहाड़ रेगिस्तान को रोकता था, जब वो खुद ही गायब हो रहा है तो रेगिस्तान को कौन रोकेगा? जो पहाड़ बारिश लाता था, जब वहाँ जंगल ही नहीं रहेंगे तो बादलों को कौन आकर्षित करेगा? और जो पहाड़ नदियों को जन्म देता था, जब वो खुद ही जख्मी है तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा? तो इसका सीधा सीधा असर हम पे क्या पड़ रहा है, मतलब आम आदमी की जिंदगी पर? क्योंकि कई लोग कहेंगे कि ये तो पर्यावरण की बातें हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ रहा है और बहुत गहरा पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में जो धूल भरी आंधियां और प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, हाँ, हर साल की बात है ये तो। उसका एक बड़ा कारण अरावली की इस टूटी हुई दीवार से आने वाली राजस्थानी धूल है। गर्मियों में तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है क्योंकि गर्मी को सोखने वाले जंगल खत्म हो रहे हैं। और पानी की कमी? गुरुग्राम और फरीदाबाद के कई इलाकों में जमीन का पानी 1000 फीट से भी नीचे चला गया है।
क्योंकि रिचार्ज करने वाला वो स्पंज सूख रहा है। ये कोई भविष्य की चेतावनी नहीं है, ये आज की हकीकत है। लेकिन यहीं पर एक दूसरा तर्क भी आता है। लोग कहते हैं कि विकास के लिए, शहर बसाने के लिए, सड़कें और इंडस्ट्री बनाने के लिए ज़मीन तो चाहिए। अगर इन पहाड़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसमें हर्ज क्या है? तरक्की भी तो ज़रूरी है। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है और यहीं पर हमें नफ़े नुकसान को समझना होगा। ये विकास बनाम पर्यावरण की लड़ाई नहीं है जैसा कि अक्सर दिखाया जाता है। तो फिर ये क्या है? ये असल में शॉर्ट टर्म फायदे बनाम लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की लड़ाई है। आप उस डाल को नहीं काट सकते जिस पर आप खुद बैठे हैं। सही बात है। अरावली को बचाना कोई शौक या भावनात्मक अपील नहीं है, ये एक आर्थिक और सामाजिक ज़रूरत है। ये हमें जो मुफ्त में सेवाएं देती हैं, साफ हवा, पानी, संतुलित मौसम, अगर हम उनकी कीमत लगाएं तो वो खरबों में होगी। तो उस प्राकृतिक ढाल को तोड़कर हम खुद को और भी बड़े खतरों के सामने खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं हो सकती। कानून अपनी जगह हैं, लेकिन जब तक समाज के तौर पर हम इसकी कीमत नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। ये हमारी साझी विरासत है। हाँ, एक ऐसी विरासत जो हमें प्रकृति से मिली है और जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है, न कि उसकी बर्बादी की कहानियां सुनानी है। बिल्कुल। हमें इसे सिर्फ एक जमीन के टुकड़े या पत्थर के ढेर के रूप में देखना बंद करना होगा। ये एक जीवित इकाई है, एक ऐसा सिस्टम है जिसने इस धरती पर डायनासोर से भी पहले का समय देखा है। इसका सम्मान करना और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है, अरावली सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं, ये भारत का जीता जागता इतिहास है। दुनिया की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक। ये एक खामोश चौकीदार है जो रेगिस्तान को हमारे शहरों में घुसने से रोकती है। ये एक जादूगर है जो मॉनसून को बुलाकर बारिश लाती है। और ये अनगिनत बेजुबान जीवों का घर और हमारा फेफड़ा है। और हमने ये भी देखा कि ये प्राचीन चौकीदार आज खुद खतरे में है। हमारा लालच और हमारी लापरवाही धीरे धीरे इसे खत्म कर रही हैं। हम उस ढाल को कमजोर कर रहे हैं जो करोड़ों सालों से हमारी रक्षा कर रही है। इस जानकारी का अंतिम संदेश बहुत साफ और शक्तिशाली है। इसे समझना, इसे बचाना और इसकी कहानी को आगे बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है। और इसी बात पर मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। आज हम हर तरफ विकास की बात करते हैं, स्मार्ट सिटीज, हाईवेज, इंडस्ट्रीज, ये सब जरूरी हैं। लेकिन अरावली जैसी एक प्राचीन धरोहर जो समय की शुरुआत से यहाँ है, हमें सिखाती है कि असली विकास वो है जो प्रकृति के साथ संतुलन में हो। तो सवाल ये है कि जब हम भविष्य के शहर बना रहे हैं तो क्या हम इस अरबों साल पुराने आर्किटेक्ट से कोई सबक सीख सकते हैं, या हम अपनी गलतियों से सीखने के लिए इसके मिट जाने का इंतजार करें? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।